न कुछ खाया न कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। अब उसने कुछ भी नहीं खाया, वो अपने कमरे में गुस्से में इतनी थी, वो अपने कमरे में ही रही। उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही, उसका इंतजार करती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए। जो उनका टाइमिंग था आने का अपने ऑफिस से, नौकरी से, तो वह शनिवार को उस समय पर घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। अब जब वह अपने ऑफिस से, मतलब अपने नौकरी करके लौटता था, तो रास्ते में उसको काफी मतलब गांव के कुछ लोग मिल जाते थे और वो उनसे बातें करने लग जाता था। तो उनको उसकी बातें सुनने में इतना मजा आता था कि वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ते थे और उसको पिंड छुड़ाना अपना, मतलब अपने आप को, कि मैं इस भीड़ से कैसे छूटूं और मैं कब, मतलब अपने घर जाऊं, और ये तो उसको अपने पिंड छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता था। वहां पर बातें करते करते उसे वहां पर रोक ही लेते थे श्रीकांत को वो लोग। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा। अब वहां पर काफी सारे लोग आ रहे थे, तो जब वह अपने अपने घर चले गए तो लाल बिहारी ने क्या कहा कि भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। आप जो बेनी माधव थे, श्रीकंठ के पिता, उन्होंने भी लाल बिहारी की को, मतलब उसको सपोर्ट करते हुए लाल बिहारी के पक्ष में ही उन्होंने क्या किया, कहा कि उन्होंने भी यह बात की कि हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि वह मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। उसने कहा अगर वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई ऐसे गए गुजरे नहीं है, हम भी कोई ऐसे नहीं है कि जो वह अपने आप को मतलब इतना समझ रही हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यों ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी, अर्थात वह बहुत ही क्रोध में थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है। श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है, अर्थात घर में ये क्या कह कलेश कर रखा है। आनंदी की त्योड़ी चढ़ गई, उसको और अधिक क्रोध आ गया। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। अब उसको और गुस्सा आ गया, उसका शरीर और क्रोध से कांपने लगा, मतलब और क्रोधित हो गई वह उसकी यह बात सुनकर, जब उसने बोला कि तुमने क्या उपद्रव मचा रखा है, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। अब उसने क्या कहा इस बात पर कि जिसने तुम पे यह आग लगाई है, जिसने तुमसे यह बात कही है, जी तो चाहता है कि उसका मुंह क्या करूं, झुलस दूं, उसका मुंह जला दूं।
इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवारा छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी सुअर नहीं, अर्थात लियाकत नहीं, वो मतलब इतना भी उसको ज्ञान नहीं है कि वो कहीं पर कुछ नौकरी कर सके, कुछ काम धंधा कर सके, कुछ काम कर सके, जिसको इतनी भी अकल नहीं है, मुझे खड़ाऊ से मारकर यों अकड़ता कि उसने मुझे खड़ाऊ मारी है, और उसमें भी वो इतनी अकड़ दिखा रहा है। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने, अब क्या हुआ, जब उसने बोला कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, अब साफ साफ कहो, पूरी बात बताओ कि बात क्या हुई। तो आनंदी ने श्रीकंठ को सारी बात बताई कि परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर वह मेरे मैके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा न गया, मैंने कहा कि वहां इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं, जहाँ वो इतना घी तो वहां काम करने वाले खा जाते हैं, और किसी को जान भी नहीं पड़ता, मतलब और किसी को पता भी नहीं चलता कि उसने कुछ खाया है। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। अब जब उसने सारी बात सुनी तो उसे बहुत क्रोध आ गया। बोले, यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, मतलब उन्हें कभी, बहुत ही रेयर होगा जो उन्हें गुस्सा आता था, नहीं तो वह बहुत ही धैर्यवान और शांत स्वभाव के थे। पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम कर देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। अब यहाँ पर उद्विग्नता का अर्थ हुआ चिंता, परेशानी के कारण उनकी रात भर उनको नींद नहीं आई, एक पलक तक उनकी नहीं झपकी। प्रातः काल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा। जैसे ही सुबह हुई तो सुबह वह अपने पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि अब इस घर में मेरा निर्वाह नहीं होगा, अर्थात अब इस घर में मैं रह नहीं सकता। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। अब क्या है कि ये बातें जो इस तरह की बातें विद्रोहपूर्ण, वो कभी अपने मतलब मित्रों को कहा करते थे कि मतलब इस तरह से नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, और मतलब इतने क्रोध में आके कुछ गलत बात नहीं बोलनी चाहिए किसी को। लेकिन आज मतलब वो दूसरों को बहुत ज्ञान बांटता था श्रीकंठ, लेकिन आज स्वयं ही वो अपनी बातों में मतलब उसको स्वयं ही उस पे ये बातें सारी गुजर रही हैं, तो दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज, अर्थात दूसरों को उपदेश देना कितना आसान होता है, परंतु जब वह बात खुद पे घटती है, खुद पे बीती है, तब किसी व्यक्ति को उसका आभास होता है। बेनी माधव सिंह
घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊं और जूतों की बौछार होती है। अब वो बोलने लगा कि मैं जो ये घर में, मतलब मेरा भी तो कुछ मान सम्मान है, मेरी भी तो कुछ प्रतिष्ठा है, और मैं ये अन्याय और हट जो हमारे मतलब परिवार में हो रहा है, इस घर में हो रहा है, वहां मैं सह नहीं सकता। जहां पर क्या है, बड़ों का कोई आदर सम्मान नहीं हो रहा है, उनके सिर चढ़ते हैं, उनसे बात मतलब टेढ़े मुंह बात करते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं हूँ, मैं तो कभी कभी आता हूँ, घर पर नहीं रहता, और यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हूँ और जूतों की बौछार होती है। और यहाँ मेरे पीछे क्या हो रहा है, स्त्रियों पर जूतों की बौछार हो रही है, जूते से मार रहे हैं, खड़ाऊ से मार रहे हैं। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं मुंह न खोलूं। अब श्रीकंठ ने क्या कहा कि मुंह की बात तक तो ठीक है कि आपने कहा, सामने वाले दूसरे ने कहा, फिर आपने कहा मुंह मुंह में बात करी, आपस में आचार विचार किया, बातचीत करी, गुस्से में ही करी, लेकिन वहां तक तो ठीक है, लेकिन बातचीत करने के अलावा कोई लात घूंसे उठाने लगे, कुछ चप्पल उठाकर मारने लगे, तो यह तो मैं नहीं सह सकता। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया, केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। आप बेनी माधव कुछ भी जवाब नहीं दे सका हूँ श्रीकंठ की बातों का, लेकिन श्रीकंठ से एक बात बोली कि मतलब तुम तो इतने बुद्धिमान हो और इस तरह से बातें, तुम तो समझदार हो, तुम्हारा जो छोटा भाई है लाल बिहारी वो ना समझ है, लेकिन तुम समझदार हो, तो इस तरह की बातें होती रहती हैं, छोटी मोटी बातें। और उन्होंने क्या कहा आगे कि स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, तुम अपनी पत्नी के कहने पर इस तरह की बातें ना करो, क्योंकि स्त्रियां तो क्या है, घर का नाश कर देती हैं और उनको बहुत सिर पर चढ़ाना अच्छा नहीं है। मतलब अर्थात उनकी बातें सुनना, उनकी बातों में आना, स्त्रियों की बातों में आना अच्छा नहीं है। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं, मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कहीं घर संभल गए। अब जब उसने ये कहा, पिताजी ने उसके, लाल बिहारी ने, सॉरी बेनी माधव ने जब कहा कि तुम स्त्रियों की बात में क्यों आ रहे हो, तो घर का नाश कर देती हैं, तो श्रीकंठ ने क्या कहा कि इतना तो मैं भी जानता हूँ और इतना मूर्ख मैं भी नहीं हूँ, और आप तो स्वयं जानते हैं कि मेरे समझाने बुझाने में, अर्थात मेरे कहने पे तो लोग क्या करते हैं, कई गांवों को मैंने संभाला है, कई लोगों का क्या किया, झगड़ा उनका सुलझाया है मैंने, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असहाय है। अब वो कह रहे हैं जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा, एक ईश्वर भी बोलते हैं कि उनके दरबार में भी क्या है, उत्तरदाता हूं मैं, ईश्वर भी क्या कहते हैं, एक स्त्री की मान प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान भी बहुत अधिक होता है, तो उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार में, ये असहाय है, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और ये पशुवत व्यवहार में सह नहीं सकता। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया।